हेलो बच्चों, राम राम नमस्कार। कैसे हो सब लोग। आज हम लोग आ चुके हैं भाई लेक्चर नंबर 6 के ऊपर। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। बेसिकली कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है ये हम लोग समझ रहे थे। काफी सारे जो हैं एस्पेक्ट हमने पढ़ लिए थे, जैसे कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंगल क्या होता है, बॉन्ड इंथैल्पी क्या होती है। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था भाई, बॉन्ड रेजोनेंस पढ़ा था और बॉन्ड ऑर्डर पढ़ा था। ये सिक्स्थ एस्पेक्ट था केमिकल बॉन्ड का, कोवेलेंट बॉन्ड का, जो कि हमें स्टडी करना है। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, पोलैरिटी क्या होती है कोवेलेंट बॉन्ड में। साथ ही आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि कोई भी प्योर आयोनिक बॉन्ड नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड के अंदर थोड़ा बहुत कोवेलेंट कैरेक्टर जो है वो होता ही है। सिमिलरली ये भी होता है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड अगर है उसके अंदर भी थोड़ा बहुत आयोनिक कैरेक्टर आ सकता है। आखिर किस तरीके से ये कैरेक्टर्स वगैरह आ सकते हैं डिफरेंट बॉन्ड्स के अंदर, तो यही सब हमें स्टडी करना है आज के लेक्चर में। तो लेक्चर सपोर्ट करने से पहले भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, योर सपोर्ट इज माय मोटिवेशन। मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, या फिर अगर आपके फ्रेंड्स हैं जो क्लास 11th में है तो उनके साथ में ये लेक्चर्स शेयर भी कर सकते हो। तो इसी के साथ करते हैं आज का लेक्चर स्टार्ट। ओरिजिन ऑफ पोलैरिटी इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी का ओरिजिन कहां से होता है, आखिर रीजन क्या है पोलैरिटी का। तो देखो, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो दो एटम्स के बीच में बनता था। दो एटम सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और अलग अलग एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। अभी अलग अलग एलिमेंट्स में हमने देखा था भाई, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स शेयर उसने किए हुए हैं, जो बॉन्ड उसने बनाया हुआ है, उन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की जो पावर होती है उसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला जाता है। हर एलिमेंट की अपनी एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने दो मॉलिक्यूल्स बनाए हैं और इन दो मॉलिक्यूल्स के अंदर अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं। ऊपर जो लिखी हुई हैं ये डिफरेंट एटम्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है। पोलिंग स्केल एक हमने पढ़ा था लास्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर क्या था भाई, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.16, कार्बन की होती है 2.55 एंड हाइड्रोजन की होती है 2.2। ये वैल्यूज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो हैलोजेंस होते हैं वो ऑब्वियसली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट पास पास होती है। डिफरेंस की बात करें तो कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है होता है, ऑलमोस्ट ये समझ लो 0.25 का डिफरेंस है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ठीक है, तो ये तीनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। यहां से हम लोग क्या समझ गए भाई कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है इन तीनों में क्लोरीन, उसके बाद कार्बन, उसके बाद हाइड्रोजन। अब इससे क्या होगा देखो, सबसे पहले हम लोग क्लोरीन मॉलिक्यूल की बात करते हैं। यहाँ पर दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड जो है बना हुआ है। हाउएवर इस क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वजह से ये इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। सिमिलरली राइट साइड वाले क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा है। क्योंकि दोनों एटम्स सेम ही एलिमेंट के हैं तो बिल्कुल सिमिलर हैं, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। अगर यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स को सेम फोर्स के साथ खींचा जा रहा हो दोनों तरफ, तो क्या ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इस वजह से क्या होगा भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना वो इस बॉन्ड के बीच में ही मैक्सिमम रहने वाली है। मतलब मान लो अगर ये दो क्लोरीन्स के एटम्स कुछ इस तरह से हैं तो इस बॉन्ड के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एग्जैक्टली सेंटर में ही मिलेगी। दूसरे भाषा में हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी नहीं होगी, ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा। यहाँ पर कोई भी पार्शियल चार्जेस नहीं बनेंगे। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस क्लोरीन की पेरिफेरी में है, इसके सरफेस पे है, उतनी ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूसरे क्लोरीन एटम के सरफेस पर है। अगले एटम की तरफ देखते हैं भाई। यहां पर देखो CH3Cl,
क्लोरोमीथेन। यहाँ पर क्या है भाई, कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है। यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझोगे, बीच में यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब यहाँ पर जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कोवेलेंट बॉन्ड बना है, वो बना है कार्बन के और क्लोरीन के एटम के बीच में। ये दोनों एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अलग अलग है। यहाँ पर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की पावर ज्यादा है क्लोरीन की। वहीं कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, मतलब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की पावर कार्बन की कम है, ज्यादा पावर किसकी है, क्लोरीन की। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो, जिसकी ज्यादा पावर है उसी की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग दोनों एटम्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखेंगे, तो क्लोरीन के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगी। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी इस बॉन्ड की, ये क्लोरीन की तरफ थोड़ी सी मूव कर जाएगी। इस वजह से ओवरऑल क्या होगा भाई, क्योंकि क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, इस वजह से क्लोरीन के ऊपर क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। ये बॉन्ड अभी यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है, बस इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा शिफ्ट हो गए हैं क्लोरीन के न्यूक्लियस की तरफ, इस वजह से क्लोरीन पर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और क्योंकि कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इससे दूर हो गए, इस वजह से कार्बन पर आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखो, आयोनिक कंपाउंड्स में आयोनिक बॉन्ड जब बनता था तो उसमें पूरी तरह से चार्ज आ जाता था, सोडियम पर पॉजिटिव आ जाता था, क्लोरीन पर नेगेटिव आ जाता था। यहाँ पर कंप्लीट चार्ज नहीं आया है, इसलिए इसको हम लोग आयोनिक बॉन्ड नहीं बोल सकते। ये है तो कोवेलेंट बॉन्ड ही, लेकिन इसके अंदर पार्शियली चार्जेस क्रिएट हो गए हैं। हम लोग एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि कार्बन और क्लोरीन के कोवेलेंट बॉन्ड में पार्शियल आयोनिक कैरेक्टर आ गया है, थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर आ गया है, इसीलिए पार्शियल वर्ड का हम लोग यूज कर रहे हैं। ये जो डेल्टा चार्ज है, डेल्टा का मतलब होता है स्मॉल, डेल्टा नेगेटिव का मतलब स्मॉल नेगेटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव का मतलब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। तो इस तरीके से दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट हो जाते हैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ, और इसकी वजह से पोलराइजेशन हो जाता है। तो यहां से ओरिजिन होता है पोलैरिटी का। पोलैरिटी का ओरिजिन कहां से है, ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहीं पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के भी बॉन्ड है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझो, कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, लेकिन वो डिफरेंस उतना नहीं है जितना कि कार्बन और क्लोरीन में था। तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं भाई, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड का जो पोलराइजेशन है वो इतना नहीं होगा। यहाँ पर अगर हम लोग पोलराइजेशन दिखाना चाहें तो क्या होगा भाई, कार्बन क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा इस तरीके से। कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो थोड़ी बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पर भी हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्जेस हम लोग दिखा सकते हैं, लेकिन अगेन कितना पोलराइजेशन होगा ये डिपेंड किस पे करेगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। कार्बन और क्लोरीन के बीच में अच्छा खासा डिफरेंस था, इसलिए यहाँ पर ये पोलराइजेशन जो है डोमिनेंट होता है, ये पोलराइजेशन ज्यादा अहम होता है। कार्बन हाइड्रोजन का पोलराइजेशन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। तो यहां से हम लोग क्या समझ गए भाई, पोलैरिटी का आखिर ओरिजिन कहाँ से होता है, ये हम लोग समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। एक बार आप लोग बेसिक्स समझ जाओ, उसके बाद में सारे कॉन्सेप्ट बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं भाई, पोलैरिटी इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। आखिर दो तरीके के मॉलिक्यूल्स का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। देखो ध्यान से, सबसे पहले आपका जितना भी नोट्स में लिखने वाला मटेरियल है वो मैं ऑलरेडी यहाँ पर लिख के रखता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहीं से नोट्स भी बना सकते हो, एक बार समझ लो बाद में लिख लेना। ठीक है, व्हेन कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन सेम एटम्स, जब कोवेलेंट बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में बनता है, सेम एटम्स का क्या मतलब है, सेम एलिमेंट के एटम होने चाहिए। The electron density resides exactly in between the atoms. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां पर रहती है उस केस में, एटम्स के बिल्कुल बीच में रहती है, सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा रहती है।
सच बॉन्ड इज देयरफॉर नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में ही रहेगी तो पार्शियल चार्जेस नहीं बनेंगे, और ऐसा बॉन्ड कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। नॉन पोलर मतलब उसके अंदर कोई भी पार्शियल चार्जेस नहीं बने, उसके अंदर दो पोल नहीं बने, है ना, इस वजह से वो बॉन्ड होगा नॉन पोलर। यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड्स की बात की गई है, H2, Cl2, O2, N2 और F2। यहाँ पर दो दो एटम्स के बीच में कुछ बॉन्ड बने हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल O2 का बॉन्ड देखें तो कुछ इस तरीके का होगा, N2 का देखें कुछ इस तरह का होगा, F2 का देखें कुछ इस तरह का होगा। क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ रहेगी, बिल्कुल बीच में ही रहेगी। तो यहाँ पर कोई पोलराइजेशन नहीं होगा। ये सभी मॉलिक्यूल्स क्या हैं, नॉन पोलर हैं। इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो क्या है, नॉन पोलर है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, व्हेन सच बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन डिसिमिलर एटम्स। ऐसे एटम्स जो कि सेम एलिमेंट के नहीं है वो क्या हो जाएंगे, डिसिमिलर हो जाएंगे। उनके बीच में जब ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से क्या होगा, पोलैरिटी का राइज होगा, पोलैरिटी आ जाएगी। तो जब दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट के हैं तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, पावर अलग अलग है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की। इस वजह से क्या होगा, उन बॉन्ड्स के अंदर भी पोलराइजेशन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल HF बॉन्ड की अगर बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, फ्लोरीन तो पूरी पीरियोडिक टेबल का ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा सा फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे। यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है। ये डिफरेंट मॉलिक्यूल है भाई, जैसे वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या होता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स भी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स भी थोड़ा सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से पोलराइजेशन हो जाएगा जब कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनेगा। इथेनॉल के अंदर भी ऐसा ही होगा। देखो इथेनॉल भी मैं आपको बना के दिखाता हूँ, CH3 CH2OH। यहाँ पर चाहे आप लोग कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की बात कर लो, क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए ऑक्सीजन पर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। आप लोग चाहे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड की भी बात कर सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो कैसा है, कोवेलेंट है, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा। ऑक्सीजन पर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो OH बॉन्ड का पोलराइजेशन भी ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो जब कोवेलेंट बॉन्ड दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है तो वहां पर पोलैरिटी आ जाएगी, और जब कोवेलेंट बॉन्ड दो सेम एटम्स के बीच में बनेगा तब पोलैरिटी नहीं आएगी, तब मॉलिक्यूल नॉन पोलर ही रहेगा। ये था भाई पोलैरिटी इन कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक्सटेंट ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट समझते हैं भाई क्या होती है। देखो मान लो हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है दो एलिमेंट्स के साथ, दो स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर बना रखे हैं। पहले मॉलिक्यूल में क्या है, मीथेन मॉलिक्यूल में क्या है, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है कार्बन के साथ। दूसरे मॉलिक्यूल में क्या है भाई, हाइड्रोजन का बॉन्ड बना हुआ है फ्लोरीन के साथ। यहां पर देखो हाइड्रोजन जो है वो कंपैरेटिवली कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से भी और फ्लोरीन से भी। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर भी क्योंकि फ्लोरीन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए फ्लोरीन पर आएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। तो मतलब दोनों में ही पोलराइजेशन कुछ इस तरीके से होगा कि हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात समझो, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन कार्बन भी खींच रहा है, फ्लोरीन भी खींच रहा है। कौन अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, कौन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचेगा, तो वो खींचेगा भाई फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन कंपैरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बन से। इस वजह से क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन और
इस एटम के बॉन्ड का पोलराइजेशन फ्लोरीन में ज्यादा होगा, कार्बन के केस में कम होगा। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड कम पोलर होगा और हाइड्रोजन और फ्लोरीन का बॉन्ड ज्यादा पोलर होगा। ऐसा भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो इस हाइड्रोजन पर ज्यादा होगा, उस पर कम होगा। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन। कहाँ पर पोलराइजेशन ज्यादा है, कहाँ पर पोलराइजेशन कम है, ये तो हम लोग समझ गए। अब क्या हम लोग इस पोलराइजेशन को मेजर भी कर सकते हैं, किसी मैथमेटिकल वैल्यू की फॉर्म में डिनोट भी कर सकते हैं? तो बिल्कुल हम इस पोलराइजेशन को मेजर करते हैं भाई डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में। डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, एक मैथमेटिकल प्रॉपर्टी है जो कि हमें ये बताएगी कि आखिर कितना पोलराइजेशन किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में। अगर पोलराइजेशन ज्यादा है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, अगर पोलराइजेशन कम है तो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी कम ही आने वाली है। तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या है, एक मैथमेटिकल तरीका है, इसकी कुछ वैल्यू होती है जो कि हमें बताती है कि कोई बॉन्ड कितना पोलर है। ठीक है, एक्सटेंट ऑफ पोलराइजेशन डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलराइजेशन कितना होगा ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन होगा और इतनी ही ज्यादा डाइपोल मोमेंट की वैल्यू भी निकल के आएगी। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक मैथमेटिकल क्वांटिटी होती है, इसको डिनोट किया जाता है म्यू से, इसकी यूनिट होती है डी बाई, या फिर इसकी एक और यूनिट भी होती है कूलम मीटर। ये दोनों ही यूनिट इसकी होती हैं। ठीक है, तो इसकी यूनिट की वैल्यू भी हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो यहीं पर लिखी हुई है, तो यहाँ पर देखो पोलैरिटी ऑफ ए बॉन्ड कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी का जो एक्सटेंट होता है किसी भी बॉन्ड में वो डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में, डाइपोल मोमेंट की टर्म्स में मेजर किया जा सकता है। डाइपोल मोमेंट बेसिकली एक मैथमेटिकल क्वांटिटी है जिसको डिनोट करते हैं म्यू से, और इसकी वैल्यू होती है Q मल्टीप्लाइड बाई डी, वेयर Q तो आपका हो गया डाइपोल मोमेंट, म्यू हो गया डाइपोल मोमेंट, Q हो गया चार्ज, और D हो गया डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस बोल सकते हो आप। तो दो ऐसे चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड हो Q और जो d डिस्टेंस से सेपरेटेड हो एक दूसरे से, दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड है Q और d है उनके बीच का डिस्टेंस, तो उनके बीच में डाइपोल मोमेंट कितना आएगा भाई, उनकी मल्टीप्लीकेशन के बराबर आएगा। अभी चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम, और डिस्टेंस की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है मीटर। तो डाइपोल मोमेंट की ऐसा यूनिट क्या बन गई भाई, कूलम मीटर। जो मैथमेटिक्स में जो न्यूमेरिकल्स वगैरह में यूज होती है वो कूलम मीटर की फॉर्म में भी दिया जा सकता है आंसर, डी बाई की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। अब यहाँ पर इसीलिए इन दोनों यूनिट का कन्वर्जन भी समझना जरूरी है। अगर डी बाई में यूनिट दी हुई है और उसको कन्वर्ट करना है कूलम मीटर में, तो ये आप इनका रिलेशन देख सकते हो, 1 डी बाई इज इक्वल टू 3.34 मल्टीप्लाइड बाई 10 -30 कूलम मीटर। ये जो है रिलेशन होता है इन दोनों यूनिट का। तो बेसिकली यहाँ से हम लोग क्या क्या समझ गए भाई, कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी अगर है तो उस पोलैरिटी को एक मैथमेटिकल क्वांटिटी की टर्म में मेजर किया जा सकता है जिसको बोला जाता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट की। तो देखो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन उसी तरफ होती है जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है बॉन्ड के, उसी तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी मूव करते हैं और डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन भी वहीं पर होती है। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, पहला मॉलिक्यूल है इथेन का, जिसके अंदर जो बॉन्ड हम लोग नोटिस कर रहे हैं वो है कार्बन और कार्बन का बॉन्ड। दोनों ही कार्बन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्या इसके अंदर पोलराइजेशन होगा? इसके अंदर पोलराइजेशन ही नहीं होगा, इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी, इसके अंदर कोई पोलैरिटी जो है नहीं आएगी। ये मॉलिक्यूल है नॉन पोलर
और इसके लिए डाइपोल मोमेंट होने वाली है 0। सिंपल। आगे देखते हैं भाई, CH3F फ्लोरोमीथेन हमारे पास है, और जिस बॉन्ड को हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो है फ्लोरीन और कार्बन का बॉन्ड। कार्बन और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, इसलिए सिग्मा बॉन्ड, ये जो बीच में सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मूव करेगी, फ्लोरीन की तरफ मूव करेगी। इसलिए हम लोग एरो से इस तरीके से दिखाएंगे। जिस कार्बन एटम से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दूर जा रही है उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने वाला है, इसलिए इस एरो के टेल को भी हम लोग थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज की तरह रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस तरीके से एक कट लगा देते हैं, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज के जैसा आपको लग रहा होगा। तो बेसिकली एरो का हेड कहाँ दिखाना होता है, उस एटम की तरफ जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मूव कर रही है, और जिसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आने वाला है उसके ऊपर जरा सा कट लगा के हम लोग पॉजिटिव चार्ज जैसा उसको बना देते हैं। तो इस तरीके के एरो से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन किस तरफ होती है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ। आगे देखो भाई, मोलिक्यूल हमने ले रखा है मीथेन, और बात कर रहे हैं हम लोग कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की। कार्बन और हाइड्रोजन में हमें पता है भाई, कार्बन थोड़ा सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हाइड्रोजन के एटम से, इस वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जरा सी मूव कर जाएगी कार्बन एटम की तरफ। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्योंकि कार्बन की तरफ मूव कर रही है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एरो बनाएंगे। हाइड्रोजन के ऊपर क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग एक कट लगा देंगे। इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट दिखा सकते हैं। आगे देखो भाई, हमें दिया हुआ है मिथाइल लिथियम। बात हम लोग कर रहे हैं कार्बन और लिथियम के बॉन्ड की। लिथियम क्या है भाई, पहले ग्रुप का एलिमेंट है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव ये होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आसानी से छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर कंपेरेटिवली ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा कार्बन, तो इलेक्ट्रो डेंसिटी कार्बन की तरफ मूव करेगी, लिथियम से कार्बन की तरफ जाएगी, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी। इस वजह से क्या होगा, कार्बन की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन और लिथियम पर आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है भाई, इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट। तो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट कहाँ होती है, उसी तरफ होती है जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं भाई नेट डाइपोल मोमेंट इन कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स। नेट डाइपोल मोमेंट का क्या मतलब है, तो देखो ये चीज बड़ा ध्यान से समझते हैं हम लोग। डाइपोल मोमेंट एड्स अप लाइक वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जो डाइपोल मोमेंट होती है ना, वो वेक्टर क्वांटिटीज की तरह एड अप होती है। इसका मतलब मैं आपको अभी समझाता हूँ। वाटर मॉलिक्यूल को जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर बेसिकली क्या है भाई, एक ऑक्सीजन का एटम है जो कि थोड़े से बॉन्ड एंगल के ऊपर हाइड्रोजन एटम्स के साथ में जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए डाइपोल मोमेंट किस तरीके से होगी भाई, इस तरीके से होगी, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ मूव करेंगे। सिमिलरली दूसरे सिग्मा बॉन्ड के अंदर देखो ऑक्सीजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसी तरीके से मूव करेगी, ऑक्सीजन की तरफ ही मूव करेगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, है ना। अब आप लोग एक चीज इमेजिन करो भाई, बीच में कोई ऑब्जेक्ट है और दो डायरेक्शन से उसके ऊपर ऐसे फोर्स लग रही है, तो ओवरऑल मूवमेंट कैसे होगी, इस तरीके से होगी। वेक्टर्स का एडिशन अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग बड़े आराम से ये चीज समझ सकते हो। अगर किसी ऑब्जेक्ट को कुछ मान लो, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, उसको इस तरीके से दो फोर्सेस पुल कर रही हैं, तो उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट किस तरफ होगी, उस ऑब्जेक्ट की मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी। इन दोनों डाइपोल मोमेंट्स का नेट रिजल्ट जो आने वाला है ना, वो हम लोग ग्रीन पेन से अगर दिखाएं तो इस डायरेक्शन में होगा भाई। ये डायरेक्शन होगी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट की। तो सभी कोवेलेंट बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट है वो अलग अलग डायरेक्शन में हो सकती है, और नेट रिजल्ट उसका किसी अलग डायरेक्शन में भी हो सकता है। सिमिलरली हम लोग कुछ और मॉलिक्यूल्स की भी बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर देखो डेफिनेशन भी देख लेते हैं सबसे पहले। डाइपोल मोमेंट एड्स अप लाइक वेक्टर्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही इसी तरीके से ऐड होता है, और मतलब डायरेक्शन भी अलग हो सकती है ना। वेक्टर्स का एडिशन अगर आपने पढ़ा है फिजिक्स में तो और ज्यादा आसानी से आप लोग ये बात समझ पाओगे। ठीक है, टोटल डाइपोल मोमेंट कैन बी जीरो और नॉन जीरो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ वेरियस बॉन्ड्स। टोटल ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो होती है मॉलिक्यूल की, जो कि सभी कोवेलेंट बॉन्ड्स के मिलने से किसी डायरेक्शन में आती है,
वो जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी हो सकती है। वाटर में फॉर एग्जांपल नॉन जीरो थी, ऊपर की तरफ थी डाइपोल मोमेंट। वैसे ही यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी आएंगे जहां पर बॉन्ड्स के अंदर तो डाइपोल मोमेंट होगी, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी। वो भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग दो और स्ट्रक्चर देखते हैं भाई। NH3 और NF3 सिमिलर से मॉलिक्यूल हैं। हाउएवर नाइट्रोजन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है और यहाँ पर 3 फ्लोरीन्स के साथ में जुड़ा है। तो इस वजह से देखते हैं कैसे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर देखो, पहले मॉलिक्यूल को देखते हैं। नाइट्रोजन जुड़ा है 3 हाइड्रोजन एटम से। नाइट्रोजन क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से यहाँ पर डाइपोल मोमेंट होगी नाइट्रोजन की तरफ। एक हाइड्रोजन अबव द प्लेन प्रेजेंट है, यहां पर भी नाइट्रोजन ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है बेसिकली, इसलिए यहां पर भी डाइपोल मूवमेंट नाइट्रोजन की तरफ ही होने वाली है। सिमिलरली थोड़ा सा प्लेन के पीछे बिहाइंड द प्लेन जो हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, उसकी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, उसके अंदर भी डाइपोल मूवमेंट नाइट्रोजन की ही तरफ होगी। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, नाइट्रोजन के ऊपर ना नीचे से 3 डायरेक्शन से फोर्स लग रही है कुछ इस प्रकार से। तो ओवरऑल मूवमेंट किस तरफ हुई, इलेक्ट्रॉन्स की ओवरऑल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट जो हुई वो ऊपर की तरफ ही होगी, नाइट्रोजन एटम की तरफ होगी। तो यहाँ पर ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन निकल के आती है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, वो कुछ इस डायरेक्शन में निकल के आएगी। ठीक है भाई, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट ऊपर की तरफ हो जाएगी। नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल की जो शेप है, जो स्ट्रक्चर है, वो एग्जैक्टली NH3 के जैसा ही है। हाउएवर यहाँ पर डिफरेंस क्या है, फ्लोरीन्स का डिफरेंस है भाई। फ्लोरीन बेसिकली क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। फ्लोरीन जो है पूरी पीरियोडिक टेबल का ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। यहाँ पर नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बॉन्ड की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर जो इस बॉन्ड का पोलराइजेशन होगा वो नाइट्रोजन की तरफ होगा या फ्लोरीन की तरफ होगा। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसी की तरफ पोलराइजेशन होता है। तो यहाँ पर पोलराइजेशन फ्लोरीन की तरफ होने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, ये बॉन्ड फ्लोरीन की तरफ पोलराइज्ड होगा। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिखाएंगे, फ्लोरीन की तरफ दिखाएंगे। सिमिलरली अबव द प्लेन जो फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, उसकी डाइपोल मूवमेंट भी हम लोग फ्लोरीन की तरफ दिखाएंगे। सिमिलरली बिलो द प्लेन जो फ्लोरीन एटम्स है, उसकी डाइपोल मूवमेंट भी हम लोग फ्लोरीन की तरफ दिखाएंगे। तो अब क्या होगा भाई, ऐसा लगेगा नाइट्रोजन से 3 फोर्सेस नीचे की तरफ काम कर रही हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो किसकी तरफ होगी, वो नाइट्रोजन की तरफ होगी या फ्लोरीन की तरफ होगी। तो वो इस बार फ्लोरीन की तरफ होगी। ऑलमोस्ट ये समझ लो बिल्कुल तीनों फ्लोरीन एटम ना एक नीचे ट्रायंगल सा बनाए हुए होंगे और बिल्कुल बीच में से वो फोर्स निकलेगी। बेसिकली नाइट्रोजन एटम के बिल्कुल नीचे की तरफ वो फोर्स लगने वाली है। ये हो जाएगी नेट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इस बार। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भाई एक और मॉलिक्यूल, मीथेन मॉलिक्यूल। मीथेन मॉलिक्यूल में क्या है भाई, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। मतलब दो बॉन्ड अगर आप लोग मान लो कि हाइड्रोजन और कार्बन का बॉन्ड ये आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये वाला बॉन्ड भी आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा अबव द प्लेन आ गया और ये हाइड्रोजन थोड़ा सा बिलो द प्लेन आ गया। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैं आपको 3D में दिखाना चाहूँ तो जरा एक सेकेंड देखो। देखो भाई, मीथेन मॉलिक्यूल ना कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर बेसिकली क्या है, आप लोग थोड़ा सा अगर समझने की कोशिश करोगे, यहाँ पर बीच में होता है एक कार्बन एटम, यहाँ एजिज पर लगे होते हैं 4 हाइड्रोजन। कुछ इस तरीके का आपको लगेगा कि ये वाला हाइड्रोजन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ये वाला हाइड्रोजन भी आपकी स्क्रीन के ही ऊपर है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है ये थोड़ा सा आ गया स्क्रीन के ऊपर की तरफ, थोड़ा सा अबव द प्लेन हो गया, और ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हो गया थोड़ा सा प्लेन के पीछे। कुछ इस तरीके का ये मॉलिक्यूल जो है देखने को मिलता है। इसी को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं क्योंकि एटम जो है सफेरिकल होते हैं, बीच में कार्बन है और ये कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ में ऐसे जुड़ा हुआ है। दो बॉन्ड जो है स्क्रीन के ऊपर है, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। ये बॉन्ड जो है ये स्क्रीन के अबव आ गया और ये एटम जो है स्क्रीन के पीछे चला गया। तो आप लोग बेसिकली क्या कर सकते हो भाई, इन दोनों ही स्ट्रक्चर को ना आप लोग कंपेयर करके देख सकते हो, लेफ्ट और राइट। ठीक है, आपको और बेहतर समझ में आएगा। ये 3D में कुछ ऐसा दिखता है।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं अभी। इस स्ट्रक्चर को हम लोग 3D में समझ चुके हैं। अभी यहाँ पर डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हम लोग समझते हैं। कार्बन और हाइड्रोजन के अंदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन है। तो यहाँ पर इस बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट होगी वो इस कार्बन की तरफ होगी। सिमिलरली लेफ्ट साइड में जो कार्बन है, लेफ्ट साइड में जो हाइड्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन्स भी कार्बन खींचेगा, इस डायरेक्शन में खींचेगा। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कार्बन की तरफ शिफ्ट होगी और इस हाइड्रोजन की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ होगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है समझनी, देखो इसका 3D स्ट्रक्चर हमें बताता है भाई कि सारे के सारे हाइड्रोजन्स के बीच में जो बॉन्ड्स है ना, वो एक सेम एंगल के ऊपर लगे हुए हैं। किन्हीं भी दो एंगल्स के बीच का बॉन्ड एंगल अगर आप लोग देखोगे तो वो होता है भाई 109.4 डिग्री। टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल में बेसिकली क्या होता है, सभी का बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री। इन दो बॉन्ड्स के बीच का अगर बॉन्ड एंगल आप लोग देखोगे, बेसिकली इन दो बॉन्ड्स के बीच का बॉन्ड एंगल जब आप लोग देखोगे तो वो कितना मिलेगा? 109.4 डिग्री। सिमिलरली इन दो बॉन्ड्स के बीच का बॉन्ड एंगल जब आप लोग देखोगे, देखो इसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, अब इस बॉन्ड का और इस बॉन्ड का इनका बॉन्ड एंगल देखोगे, ये भी 109.4 डिग्री ही मिलेगा। तो एक तरीके से क्या हो रहा है भाई, इस डायरेक्शन से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ जा रही है, इस बॉन्ड से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ जा रही है, यहाँ पीछे से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ जा रही है। तो ओवरऑल क्या होता है भाई, ओवरऑल इफेक्ट इस मॉलिक्यूल में कुछ भी नहीं रहता। ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिल्कुल वहीं पर रहती है जहां पर है, थोड़ी थोड़ी कार्बन की तरफ शिफ्ट जरूर हो जाएगी, लेकिन ओवरऑल कोई भी डाइपोल मोमेंट यहाँ पर क्रिएट नहीं कर पाएगी। एक तरीके से ऐसा समझ लो, बीच में कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, चार अलग अलग डायरेक्शन से बिल्कुल इक्वल फोर्स उसके ऊपर लग रही है, क्योंकि चारों एटम जो फोर्स लगा रहे हैं, चारों एटम्स की तरफ से जितनी भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है वो बिल्कुल बराबर आ रही है। इस वजह से क्या होगा, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट इस मॉलिक्यूल में कुछ भी नहीं बचेगी। ओवरऑल डाइपोल मोमेंट यहाँ पर हो जाएगी जीरो। मीथेन मॉलिक्यूल एज ए होल हो जाएगा नॉन पोलर। इसको भी हम लोग हटा देते हैं भाई, 3D को भी। ओवरऑल इस मॉलिक्यूल में कोई भी डाइपोल मोमेंट नहीं होगी। जो पोलैरिटी होगी बॉन्ड्स में वो कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली एक और मॉलिक्यूल देखो भाई, बेरिलियम फ्लोराइड। इसके अंदर क्या है, बेरिलियम जो है वो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है, दो फ्लोरीन्स के साथ में इसने सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हुए हैं। बेरिलियम और फ्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला फ्लोरीन खींचेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये वाला फ्लोरीन खींचेगा। मेन बात क्या है, दोनों ही एटम सेम फ्लोरीन एलिमेंट के हैं। जितनी फोर्स से बेरिलियम के इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन खींच रहा है, उतनी ही फोर्स से लेफ्ट वाला फ्लोरीन भी खींच रहा है। तो क्या यहाँ पर ओवरऑल कोई डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगा? जी नहीं, कैंसिल आउट हो जाएगा ओवरऑल इंपैक्ट और यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगी जीरो। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से समझना भाई, कंफ्यूज मत होना। डाइपोल मोमेंट ओवरऑल मॉलिक्यूल की जीरो हुई है, यहाँ पर ये मत समझना कि बॉन्ड्स का पोलराइजेशन ही नहीं हो रहा। पोलराइजेशन यहाँ पर बिल्कुल होगा। फ्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस फ्लोरीन के ऊपर भी डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस बेरिलियम के ऊपर डेल्टा डबल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि दो जगह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही है ना। लेकिन ओवरऑल पोलैरिटी जीरो होगी। बॉन्ड्स के अंदर अभी भी पोलैरिटी होगी, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल की पोलैरिटी जीरो होगी। ओवरऑल मॉलिक्यूल की डाइपोल मोमेंट जीरो होगी। सिमिलरली BF3 क्या होता है भाई, BF3 एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है। इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई, कुछ इस तरीके का होता है BF3 का स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या है, सेंटर में होता है एक बोरोन एटम और सेम प्लेन के अंदर देखो बिल्कुल प्लेनर मॉलिक्यूल है, यहां से अगर हम लोग एक प्लेन पास करें तो चारों के चारों एटम उसी प्लेन पे आ जाएंगे। तो ये एक प्लेनर सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर एजिस पर लगे हैं तीन फ्लोरीन एटम और फ्लोरीन एटम्स के बीच में जो एंगल है वो बराबर है भाई। जितना बॉन्ड एंगल इन दो बॉन्ड्स के बीच में है, उतना ही बॉन्ड एंगल इन दो बॉन्ड्स के बीच में है, उतना ही बॉन्ड एंगल इन दो बॉन्ड्स के बीच में भी है। तो ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान से समझो, यहाँ पर
फ्लोरीन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन की तरफ मूव करेगी, यहाँ पर भी फ्लोरीन की तरफ मूव करेगी, यहाँ पर भी फ्लोरीन की तरफ मूव करेगी। क्योंकि तीनों एटम सेम एलिमेंट के हैं, इसलिए बिल्कुल एक तरीके से बराबर फोर्स लगाएंगे इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो क्या यहाँ पर ओवरऑल कुछ भी डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगी? जी नहीं, यहाँ पर भी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो हो जाएगी। यहाँ पर भी ओवरऑल डाइपोल मोमेंट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। यहीं पर देखो, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिकी क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। मान लो मैं एक ऐसा मॉलिक्यूल बना दूं जिसके अंदर मैंने क्या किया भाई, यहां पर लगाया मैंने बोरोन, यहाँ पर अभी भी फ्लोरीन है, यहाँ पर अभी भी फ्लोरीन है, लेकिन इस फ्लोरीन को मैंने रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन के साथ। क्या यहाँ पर भी डाइपोल मोमेंट जीरो होगी? जी नहीं। देखो, ये बोरोन के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं, यहाँ पर भी पोलराइजेशन फ्लोरीन की तरफ है। हाइड्रोजन और बोरोन में कंपैरेटिवली कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? बोरोन है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी इस तरफ मूव करेगी। ओवरऑल अगर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट किस तरफ हो जाएगा, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस फ्लोरीन और बोरोन के बीच में कम है। बोरोन सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बोरोन और फ्लोरीन में ज्यादा है, फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए ये ज्यादा फोर्स से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। और इस मॉलिक्यूल में नेट डायरेक्शन जो हो जाएगी डाइपोल मोमेंट की, वो फ्लोरीन्स के बीच में से हो जाएगी। तो इस तरीके से भाई हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि नेट डाइपोल मोमेंट जो होगी पूरे कोवेलेंट मॉलिक्यूल में वो किस डायरेक्शन में होगी। ठीक है भाई, ये था नेट डाइपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं भाई। एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है, इन चैप्टर क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सरसाइज का एक्चुअली क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें क्या बताना है, देखो, although CO2 and H2O are both triatomic molecules, the shape of CO2 is linear but shape of H2O is bent। हालांकि दोनों ही मॉलिक्यूल क्या है भाई, ट्राई एटोमिक है, तीन तीन एटम से मिलके बने हैं, लेकिन शेप अलग अलग है। CO2 की शेप होती है लीनियर, कुछ इस तरह से, और वाटर की शेप होती है बेंट, मुड़ी हुई, कुछ इस तरह से। एक ऑक्सीजन और एक बेंड एंगल के अंदर दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एक्सप्लेन दिस ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट के बेसिस पे हम लोग कैसे बता सकते हैं, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फैक्ट को कि CO2 की जो शेप है वो लीनियर है और वाटर की जो है बेंट है। तो इससे हम लोग क्या बताते हैं भाई, सीधी सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसके अंदर डाइपोल मोमेंट देखो किस डायरेक्शन में होगी। कार्बन का बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन है, इसलिए डाइपोल मोमेंट किस तरफ होगी भाई, ऑक्सीजन की तरफ होगी। सिमिलरली ऐसे ही एक पोलैरिटी क्रिएट होगी लेफ्ट वाले ऑक्सीजन की तरफ। अब यहां पर देखो, कार्बन बीच में है, एक तरफ उसके ऊपर पोलैरिटी इस तरफ जा रही है, एक तरफ उसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहे हैं, दोनों तरफ सेम एलिमेंट है, इसलिए सेम फोर्स के साथ में उसके इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। यहाँ पर पोलराइजेशन का जो एक्सटेंट है वो दोनों ही बॉन्ड्स में सिमिलर है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पर इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पर नेट डाइपोल मोमेंट क्योंकि जीरो आ रही है, इसलिए क्या होगा भाई, दोनों के दोनों ऑक्सीजन एटम जरूर ओपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे, एग्जैक्टली ओपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे। अगर जरा से भी ओपोजिट डायरेक्शन में ना होके वो थोड़ा सा अलग एंगल पे हो जाते, देखो अगर कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया, तो अब क्या हुआ, एग्जैक्टली ओपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, ये ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में है और ये ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में है। पहले दोनों ऑक्सीजन बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में थे। तो जब दो एटम बीच में किसी एक एटम के साथ में जुड़े हुए हैं और नेट डाइपोल मोमेंट उनका जीरो आ रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहे होंगे, तभी तो डाइपोल मोमेंट जीरो आई है। वहीं अगर वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो इसकी डाइपोल मोमेंट जो है वो नॉन जीरो होती है भाई, इसकी कुछ वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऑक्सीजन जो है जिन दो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहा है, वो दोनों जरूर सेम डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, किसी ना किसी एंगल के ऊपर वो लगे हुए हैं। अगर यहां पर वाटर मॉलिक्यूल बेंड ना होके लीनियर होता, इस तरीके का होता,
तो यहाँ पर भी क्या होता भाई, ऑक्सीजन इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है और इस डायरेक्शन से खींच रहा है, तो ओवरऑल क्या कोई भी डाइपोल मोमेंट होती मॉलिक्यूल की? नहीं होती। यहाँ पर तो डाइपोल मोमेंट ही जीरो हो जाती। लेकिन क्योंकि इसकी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों हाइड्रोजन जरूर अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, एग्जैक्टली इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में नहीं होंगे, बल्कि एक एंगल के ऊपर लगे हुए होंगे। तभी जो है इसकी शेप लीनियर नहीं आ रही, इसकी शेप बेंट आ रही है। तो इस तरीके से डाइपोल मोमेंट जो है जीरो है या फिर नॉन जीरो है, इस हिसाब से हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आखिर क्यों CO2 लीनियर है, बेंड नहीं है, और क्यों H2O बेंट है, लीनियर नहीं है। तो ऐसे डाइपोल मोमेंट के हिसाब से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं भाई इनकी शेप को। अच्छा, शेप को डिटेल में डिस्कस किया जाता है वेस्पर थ्योरी के अंदर, वो इससे नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगी, वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं भाई, देखो आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब तक हमने पूरे लेक्चर के अंदर क्या किया है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है दो एटम्स के बीच में, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग है, इस वजह से पार्शियल चार्जेज आ जाते हैं। पार्शियल चार्जेज अगर आ गए तो चार्जेज तो पूरे होते हैं आयोनिक बॉन्ड में, और क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पार्शियल चार्जेज आ गए, तो हम लोग ऐसा बोल देते हैं कि इस कोवेलेंट बॉन्ड में थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर आ गया। यहाँ पर देखो NaCl का बॉन्ड दिखाया गया है, ये बॉन्ड टोटली आयोनिक होता है। Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है भाई, टोटली आयोनिक होता है। यहाँ पर HF का बॉन्ड दिखाया गया है, ये बॉन्ड होता है कोवेलेंट। हाउएवर यहाँ पर सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। यहाँ HF मॉलिक्यूल के अंदर भी पोलराइजेशन जब होता है तो क्या होता है, फ्लोरीन पर आ जाता है डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर आ जाता है डेल्टा पॉजिटिव। तो जिस तरीके से आयोनिक बॉन्ड के अंदर चार्जेस होते हैं, वैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी पार्शियल चार्जेज होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। इस वजह से हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये जो पार्शियल चार्जेस बने हैं ना, इस वजह से इसके अंदर भी थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर आ गया है। तो यहाँ पर देखो डाइपोल मोमेंट और पोलैरिटी रिजल्ट्स इनटू पार्शियल सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन सरफेस ऑफ एटम्स। एटम के सरफेस के ऊपर चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाती है। सिमिलरली यहाँ पर देखो आयोनिक बॉन्ड के अंदर क्या है, क्लोरीन के ऊपर चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और सोडियम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम है। पॉजिटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम ही होगी। सिमिलरली ऐसा ही कुछ सिचुएशन HF के अंदर भी बन गया है कि फ्लोरीन के ऊपर तो कंपैरेटिवली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई, और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ही कम हो गई। तो इस तरीके से ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्या बताता है, इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर भी थोड़ा सा आयोनिक बॉन्ड वाला कैरेक्टर आ गया है। थोड़ा सा चार्ज का सेपरेशन वैसे ही हो गया है जैसा आयोनिक बॉन्ड में होता है। पूरी तरह आयोनिक बॉन्ड तो हम लोग नहीं बोल सकते, बट ऐसा जरूर बोल सकते हैं कि ये क्या हुआ है, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड्स आ गया है। इस तरीके से हम लोग बता सकते हैं जिस भी कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर पोलैरिटी होगी उसके अंदर थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर भी होगा। अब यहीं पर एक और कॉन्सेप्ट होता है भाई, जिस तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर ही आयोनिक कैरेक्टर आता है, वैसे ही क्या आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ सकता है? बिल्कुल ऐसा भी होता है। इसलिए अगला टॉपिक यही है भाई, कोवेलेंट कैरेक्टर्स इन आयोनिक बॉन्ड। इसको मैं पहले आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद मैं आपको ये डेफिनेशंस वगैरह पढ़ के बताऊंगा। देखो आयोनिक बॉन्ड कैसे बना था भाई, एक था हमारे पास कैटायन, फॉर एग्जांपल सोडियम ने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, Na प्लस बना लिया। एक था हमारे पास एनायन, फॉर एग्जांपल क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर लिया और क्लोराइड आयन जो है बना लिया। इस तरीके से सफेरिकल क्लोराइड आयन बन गया, और सफेरिकल ही क्या बन गया, Na पॉजिटिव बन गया। अब यहाँ पर देखो ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक बात ध्यान से समझो, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो अभी भी है। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट तो करेगा ही अभी भी। इस वजह से क्या होता है भाई, अगर इस क्लोराइड आयन के, क्लोरीन के एटम के ऊपर ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, मतलब नेगेटिव चार्ज था, उस नेगेटिव चार्ज को ये सोडियम आयन अट्रैक्ट कर रहा था, तभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थी। तो इस वजह से क्या होता है भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस क्लोराइड आयन के सरफेस पे, ये थोड़ी सी शिफ्ट कर जाएगी सोडियम एटम की तरफ। ब्लू पेन से दिखाते हैं, थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर जाएगी
सोडियम की तरफ। रीजन क्या है भाई? रीजन है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही। पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज को, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ही अपनी तरफ। तो यहाँ पर एक चीज बड़े ध्यान से समझो क्या हुआ है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी शिफ्ट कर गई है कैटायन की तरफ। इस वजह से क्या हुआ, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज दोनों एटम्स के न्यूक्लियस के बीच में पहुंच गया। थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज दोनों एटम्स के बीच में पहुंच गया। और एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉनिक चार्ज किस बॉन्ड में होता था भाई? कोवेलेंट बॉन्ड में होता था। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता था? जब दो एटम्स के बीच में, फॉर एग्जांपल कार्बन कार्बन, उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो है आ जाए। तो यहाँ पर बेसिकली एनायन का पोलराइजेशन जो करवाया है सोडियम प्लस कैटायन ने। यहाँ पर पोलराइजेशन कैसे हुआ है? क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी सोडियम ने अपनी तरफ खींच ली, चार्ज जो है थोड़ा सा मूव कर गया, चार्ज डेंसिटी थोड़ी सी सोडियम की तरफ चली गई। तो इस पोलराइजेशन की वजह से क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों एटम्स के बीच में आ गई। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो बॉन्ड के बीच में किस में होती है? कोवेलेंट बॉन्ड में होती है। तो इस वजह से हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो आयोनिक बॉन्ड था, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच की जो एक अट्रैक्शन थी, जो आयोनिक बॉन्ड बना था, उस आयोनिक बॉन्ड के अंदर भी थोड़ा सा कोवेलेंट कैरेक्टर आ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में आ गई है दोनों एटम्स के, आयंस की फॉर्म में नहीं गई। तो जहां पर कैटायंस पोलराइजेशन करवा देगा इस एनायन का, वहां पर इस आयोनिक बॉन्ड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर दोनों पे पॉजिटिव चार्ज है, ऐसे कंफ्यूज मत होना। ये बेसिकली क्लोरीन का न्यूक्लियस है, वो सोडियम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के ऊपर तो दोनों के ही पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। ओवरऑल चार्ज अगर आप लोग दिखाना चाहो तो सोडियम पर पॉजिटिव होगा, क्लोरीन पर नेगेटिव होगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस की वजह से दोनों जगह पॉजिटिव लिखा हुआ है इन्होंने। ऐसा मत समझना कि पॉजिटिव चार्ज की पोलराइजेशन करवा दी, ऐसा नहीं होता। हमेशा कैटायन ही पोलराइजेशन करवाता है एनायन की, क्योंकि एनायन के पास इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है जिसको वो अपनी तरफ खींच रहा है ना। इस वजह से एनायन का पोलराइजेशन करवा देता है कैटायन। अब यहाँ पर एक चीज और समझो भाई, इस आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ये हम लोग समझ गए। कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो यही हमें आगे समझना है। देखो, सबसे पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं। एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड ये हम लोग बाद में समझ लेंगे, ठीक है। Ionic bonds also have some covalent character in them. Fajan discussed the covalent character in ionic bond. Fajan वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस covalent character in ionic bond को डिस्कस किया था। Cation pulls the electronic charge towards itself, bringing the electron density in the middle of both atom. कैटायन क्या करता है भाई? एनायन के सरफेस से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है और दोनों एटम्स के बीच में ले आता है। और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है? कोवेलेंट बॉन्ड पे होती है। इस वजह से हेंस कोवेलेंट कैरेक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड इन दी आयोनिक बॉन्ड। इस वजह से आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। अब बात करते हैं एक्सटेंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर की। किस आयोनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा, क्या ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? तो बिल्कुल, फजान ने अपना एक फॉर्मूला भी दिया था जिसके हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं आयोनिक बॉन्ड में। वो हमारे किसी काम का नहीं है, बस ये समझ लो डिफरेंट एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू होती है उनका यूज करके उसने परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना बताया था। हमारे एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, इसलिए हम भी नहीं कर रहे, ठीक है। निकलता कैसे है वो समझ लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज होता है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखो, कितना कोवेलेंट कैरेक्टर होगा ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो देखो जितना ज्यादा ये पोलराइजेशन होगा उतने ही ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में शिफ्ट होगी, उतना ही ज्यादा यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। अब पोलराइजेशन किस में ज्यादा होगा ये समझते हैं। देखो, मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी, कोवेलेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय मोर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी ऑन कैटायन। कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही वो ज्यादा पोलराइजेशन करवाएगा, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर लेके आएगा। रीजन क्या है भाई? देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ जाएगी ज्यादा चार्ज होने से। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो वो इस इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी को भी अपनी तरफ और बेहतर खींच पाएगा और ज्यादा फोर्स के साथ खींच पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स और ज्यादा सेंटर में आना चाहेंगे। इस वजह से जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कैटायन के ऊपर उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। सिमिलरली देखो, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन का मतलब कैटायन जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा जो है वो उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी होगी। अब यहाँ पर देखो, कैटायन का साइज छोटा होने से क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। अगर हमारे पास दो आयंस हैं भाई, एक है लिथियम प्लस आयन
एक है सोडियम प्लस आयन। चार्ज जो है वो सेम है, लेकिन चार्ज डेंसिटी सेम नहीं है। चार्ज तो दोनों के ऊपर ही वन पॉजिटिव है, लेकिन अगर हम लोग बात करें लिथियम के और सोडियम के साइज की, तो देखो, है ली ना की रब से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप को याद रखने का हमारा तरीका था, है ना। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इस तरीके से। लिथियम का साइज जो है वो छोटा है, सोडियम का साइज जो है वो बड़ा है। अब यहाँ पर एक चीज समझो, अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों एटम्स के ऊपर सेम है, हाउएवर साइज अलग अलग है। लिथियम आयन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बहुत छोटे रीजन के ऊपर कंसंट्रेटेड है, बहुत छोटे से सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है। सोडियम के अंदर क्या है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज बहुत बड़े सरफेस के ऊपर फैला हुआ है। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी किस में ज्यादा हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी लिथियम के अंदर। चार्ज डेंसिटी क्या होगी, अमाउंट ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय दी वॉल्यूम। सरफेस एरिया कितना है ये बोल लो, तो सरफेस जितना छोटा होगा उतनी ही ज्यादा चार्ज डेंसिटी होगी। तो यहाँ पर जितना छोटा साइज होगा कैटायन का, उतनी ही ज्यादा उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी होगी। अगर चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ने से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो थी इस क्लोरीन एटम की, ये और अच्छे से अट्रैक्ट होगी और अच्छे से बीच में आएगी, उतना ही ज्यादा यहाँ पर कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। तो दो चीजें समझ गए, एक तो अगर पॉजिटिव चार्ज ही ज्यादा हो जाए, फॉर एग्जांपल एक है हमारे पास सोडियम प्लस आयन, एक है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव आयन, तो यहाँ पर चार्ज जिसके ऊपर ज्यादा होगा वही ज्यादा पोलराइजेशन करवाएगा। दूसरा पॉइंट क्या हो गया भाई, जितना छोटा साइज होगा कैटायन का वो उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन करवाएगा। पूरी पीरियोडिक टेबल में लिथियम पॉजिटिव इसी वजह से सबसे ज्यादा क्या करवाता है, पोलराइजेशन करवाता है। फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम सबसे ज्यादा पोलराइजिंग आयन होता है। लिथियम ना इनफैक्ट क्लोरीन वगैरह का भी पोलराइजेशन बहुत बढ़िया से करवाता है। हायर क्लासेस में आप लोग समझेंगे किस तरीके से जो है क्लोरीन का पोलराइजेशन करवाता है। तो यहाँ पर दो चीजें समझ गए कैटायन के बारे में, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और जितना छोटा साइज कैटायन का, जितना छोटा साइज उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन, उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। नेक्स्ट देखते हैं भाई, लार्जर द साइज ऑफ एन आयन मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। कोवेलेंट कैरेक्टर इज फेवर्ड बाय लार्जर साइज ऑफ एन आयन। इस एनायन का साइज जितना बड़ा होगा उतना ही ज्यादा पोलराइजेशन यहाँ पर होगा। इसका रीजन क्या है भाई, देखो, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना एक्स्ट्रा, ये इस आयन के सरफेस के ऊपर फैला हुआ है ना, बीच में नहीं है एटम के। बीच में क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। साइज अगर इसका बड़ा होगा तो ये नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियस की पहुंच से ज्यादा दूर हो जाएगा, न्यूक्लियस की पहुंच से दूर हो जाएगा, है ना। क्योंकि अगर साइज यहाँ पर अगर इसका इतना होता तो ये नेगेटिव चार्ज कुछ इस पेरिफेरी पे फैला होता, कुछ इस तरह से फैला होता। और अगर इस एटम के न्यूक्लियस का होल्ड चार्ज पे कम हो गया तो दूसरे वाला पॉजिटिव चार्ज जो कैटायन है वो आसानी से उस चार्ज को अपनी तरफ खींच पाएगा। इसी वजह से हम लोग बोल रहे हैं कि जितना बड़ा साइज है एनायन का उतना ही बेहतर पोलराइजेशन होगा, क्योंकि इस न्यूक्लियस का होल्ड कम हो जाएगा उस चार्ज पे, और इसी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और आसानी से बीच में आ पाएंगे और कोवेलेंट कैरेक्टर जो है बढ़ जाएगा। तो ये तीन फैक्टर हैं भाई जो कि अमाउंट ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर, जो परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर होता है आयोनिक बॉन्ड में, उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो यहाँ पर देखो, जितना पॉजिटिव चार्ज कैटायन पे उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, जितना छोटा साइज कैटायन का उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर, और एनायन का साइज जितना बड़ा उतना ही ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। इन फैक्टर्स के द्वारा आयोनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर को फेवर किया जाता है। यहाँ पर भाई देखो, इस लेक्चर के अंदर हमने काफी चीजें पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, कि उसके अंदर आखिर पोलैरिटी कैसे आती है। फिर एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी को मेजर कैसे किया जाता है, वो किया जाता है डाइपोल मोमेंट की फॉर्म में। उसके बाद हमने क्या किया है भाई, ओवरऑल डाइपोल मोमेंट मॉलिक्यूल्स की कैसे निकालते हैं, डाइपोल मोमेंट्स की डायरेक्शंस क्या हो सकती हैं वो पढ़ा है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड में आखिर आयोनिक कैरेक्टर कैसे आता है। पार्शियल चार्जेस बन जाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड में, इसलिए आयोनिक बॉन्ड की तरह उनमें कैरेक्टर आ जाता है। फिर हमने समझा है कि किस तरीके से कैटायन जो है वो एनायन को पोलराइज करवा सकता है, और इस वजह से आयोनिक बॉन्ड के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर आयोनिक कैरेक्टर होता है कुछ ना कुछ, वैसे ही आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। और ये हमने पढ़े हैं भाई फैक्टर्स जो कि कोवेलेंट कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं, कितना परसेंट कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा। किसने की थी ये रिसर्च, फैजान ने की थी। फैजान ने पहली बार ये डिस्कस किया था
कि भाई आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर भी कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा बहुत होता है। तो ये था भाई आज का लेक्चर हमारा। आई होप आपकी समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय। टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय गाइस।